वेलकम एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 ऑफ लॉज ऑफ मोशन, जो कि है क्लास 11th, और हम इसमें नीट और जेई मेंस के रिलेटेड भी स्टफ़ कवर कर रहे हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 है जो कि ऑन गोइंग टॉपिक्स है, दैट मीन्स कि न्यूटन्स लॉज पे ही हम डिस्कस करेंगे। तो आज के अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़ी, जैसे कि F प्रोपोर्शनल टू dp/dt, दैट मीन्स न्यूटन सेकेंड लॉ, या हमने ऐसे करके A इज इक्वल फोर्स अपॉन मास, ठीक है, फोर्स अपॉन मास का फॉर्मूला हमने जान लिया था कि ये रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। इसके अलावा हमने फर्स्ट लॉ पे बात की थी जो हमने अच्छे से जान लिया था, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमने आज तक में जो अभी हमने फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ पढ़ा हुआ है उसको हम देखते हैं कि हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है उस पर हम फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ को कैसे यूज कर लें, ठीक है, ये शाबाश। तो यही टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, स्टार्टिंग विद अवर डिस्कशन, दैट मीन्स हमने ये पढ़ना है कि हम कैसे वर्क करें फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। इस टॉपिक का नाम क्या दें हम, ऐसे चलो नाम ऐसे लिख लेते हैं, वर्किंग विद फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ के साथ हमने कैसे काम करना है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ट्रिक है ये, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, वही आपने डिस्कस करने हैं, ठीक। जैसे मैं स्टेप फर्स्ट लिख लेता हूँ। स्टेप फर्स्ट में मैं क्या बोलता हूँ कि हमने अगर कोई सिस्टम है उसको देख के हमने कैसे लॉज को यूज करना है, ठीक है। दैट मीन्स पहला जो काम है, हमने सिस्टम को डिसाइड करना है। डिसाइड द सिस्टम। पहले आपने उस सिस्टम को डिसाइड करना है जिस पे आप न्यूटन्स लॉज यूज करने जा रहे होंगे। दैट मीन्स क्या ये सिस्टम डिसाइड करना, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, चलो मान लेता हूं मैं ऐसे, ठीक है। यहां पे मैंने एक ब्लॉक लगा लिया, ठीक है, और यहां पे भी मैंने एक ब्लॉक यूज कर लिया, उसके ऊपर मैंने और एक ब्लॉक रख लिया, ठीक है। चलो नाम देते हैं, इसका A नाम, इसका B ब्लॉक नाम, इसका C ब्लॉक नाम, ठीक है, समझ में आया। तो ये वाला ब्लॉक है, ये एक स्ट्रिंग से इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये स्ट्रिंग भी कैसी करके है, ये ऐसे नहीं होगी, समझ में आए। दैट मीन्स ये ऐसी स्टिफ है, ऐसे इसके साथ पूरा बंधा हुआ है। दैट मीन्स जो ये एक्सिलरेट गेन करेगा वही इसमें भी अटेन होगी। अगर ये ब्रेक मारेगा तो इस पे भी ब्रेक लग जाएगी, सेम काइंड ऑफ ब्रेक, ठीक है। ओके, इस तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ। तो आगे जाए तो उसके बाद ये ग्राउंड ऐसे, ठीक है। लेट यहाँ पे भी कोई बॉक्स है, ओके, और यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग, यहाँ पे भी और एक बॉक्स है, ठीक है, और ये इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है ABC। चलो यहाँ पे मैं एक बॉल चिपका देता हूँ, लेकिन जो ये बॉल है ये मूविंग है। दैट मीन्स कि ये ऊपर नीचे मूव कर रही है, समझ में आया। ये इसका डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो नाम देते हैं ABC, चलो इसका नाम D देते हैं। ये एक पुली है यहाँ पे, ठीक है, मासलेस पुली, इसी के ऊपर ये रोल कर रहा है। ABCD, ये E, ये F मान लिया मैंने, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। ओके, तो अभी बात करते हैं इसी चीज़ पे। देखिए, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिस्टम हम किस चीज़ को कहेंगे, ठीक है, समझ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कुछ क्लस्टर है, क्या हम इस जो यहाँ पे बना हुआ है एक सपोज में मान लिया मैंने एक ग्रुप है किसी काइंड का, ठीक है, ये एक सिस्टम मान लिया मैंने, लेकिन इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। क्या इस चीज़ को हम एक सिस्टम कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो उसके पीछे क्या कंडीशन होगी जिसके कहने पे, जिसके होने से इसको हम सिस्टम मान लेते हैं? ज़रा बताइए आप। अरे भाई बोलो,
ठीक है, मैं ऐसे बताऊंगा, अगर ये सारे पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, सपोज इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, इसका 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 सारे पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन एक जैसा होगा, तो मैं इस चीज को सिस्टम मान सकता हूं। समझ में आया? ये आपने ध्यान दिया होगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, द पार्टिकल्स, द आप ऐसे लिख सकते हो, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मस्ट हैव सेम एक्सेलरेशन फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम, तभी तो उस पूरे क्लस्टर को, पूरे ग्रुप को आप सिस्टम कह सकते हो। समझ में आया ये? ओके, अब यहां बात करते हैं, क्या मैं इस चीज को सिस्टम ले सकता हूं? क्या इस सारे को सिस्टम ले सकता हूं? ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए, तो मैं बोलूंगा क्या मैं जो ए बॉक्स है इसको मैं सिस्टम ले सकता हूं? अरे हाँ, ले सकता हूं ना भाई साहब, ले सकता हूं मैं। ठीक है, ये इसका कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा। ठीक है, क्या मैं बी को लिख सकता हूं? हाँ, ले सकता हूं। ठीक है, क्या मैं सी को ले सकता हूं? हाँ, ले सकता हूं। ठीक है, जो सिस्टम के पार्टिकल्स होते हैं या जो सिस्टम होता है वो क्या करना है, उसका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, एक जैसा होना चाहिए एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर ये सिस्टम ले रहे हो तो इसके जितने भी अंदर पार्टिकल्स होंगे उनका एक एक्सेलरेशन होना चाहिए, या अब अगर आप ये ले रहे हो उसका भी सेम कंडीशन होगा। अब अगर आप ये दोनों को सिस्टम ले रहे हो तो जो इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए वो इसका भी होना चाहिए, तभी आप इस ए और बी के कॉम्बिनेशन को सिस्टम मान सकते हो। ठीक है, ओके, मैं क्या इस चीज को मैं मान सकता हूं? देखिए, इनका जो डायरेक्शन है ऑफ मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, इनका कहां से है? इस डायरेक्शन में, इसका कहां से? इस डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ, आप ए और, मैं आप ऐसे बोलूंगा, ए और बी को सिस्टम ले सकते हैं? क्या ए और बी के कॉम्बिनेशन को सिस्टम ले सकते हैं? अरे भाई साहब हाँ, ले सकते हैं ए और बी के कॉम्बिनेशन को सिस्टम। ठीक है, क्या हम इसके बाद देखते हैं, क्या हम ए प्लस बी प्लस सी के कॉम्बिनेशन को सिस्टम ले सकते हैं? अरे हाँ, ले सकते हैं, बिकॉज जो ये स्ट्रिंग है यहाँ पे ये इनफ्लेक्सिबल है, ये एक स्टिफ रॉड है यहाँ पे जो क्या कर रही है, इनको सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन एक्वायर करने पे हेल्प करती है। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूं, क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ सिस्टम है? हाँ भाई साहब है। ठीक है, समझ में आया ये? बिकॉज ये सारा रॉड अगर जितना ये मूव करेगा उतना ही ये भी मूव करेगा। ठीक है, सिस्टम के लिए क्या चीज है जरूरी कि उनका सेम एक्सेलरेशन जायज है। सेम एक्सेलरेशन सिस्टम के लिए, सेम एक्सेलरेशन और सेम डायरेक्शन, ये याद रखना आप। ठीक है, सेम एक्सेलरेशन और सेम डायरेक्शन, जैसे ये इसका डायरेक्शन यहां की ओर, इसका डायरेक्शन यहां, इसका यहां, दैट इज वाई इसके कॉम्बिनेशन को ले सकते हो और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को भी ले सकते हो सिस्टम आप। ठीक है, इसके और इसके कॉम्बिनेशन को ले सकते हो, बिकॉज इसका डायरेक्शन यहां, इसका भी यहां। समझ में आया ये? और इन सब का यहां। क्या मैं डी और ई को ले सकता हूं? क्या डी और ई को मैं ले सकता हूं? अरे भाई साहब नहीं ले सकता हूं मैं, बिकॉज क्यों नहीं ले सकता? ये भी मूव कर रहा है इधर, ये भी तो मूव करेगा उधर वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन ये क्यों सिस्टम में नहीं ले सकता हूं? अरे भाई बोलो, कैसे बोलोगे आप? देखिए, ये जो बॉल है ये ऊपर नीचे मूव कर रही है, दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन वो नहीं होगा जो इसका होगा, तो मैं इसके कॉम्बिनेशन को सिस्टम नहीं ले सकता। समझ में आया यहां तक? ओके, वेल, मजा आ रहा है ना? ओके, तो क्या मैं इसके और इसके कॉम्बिनेशन को सिस्टम ले सकता हूं? E प्लस एफ नहीं ले सकता। अरे ये यहां से और ये यहां से, इसका डायरेक्शन यहां, इसका यहां, नहीं होगा ये सिस्टम। ठीक है ना? तो थोड़ा सा समझ में आया कि अगर सिस्टम लेना है वो किस तरीके का लेना है, और अगर सिस्टम ले भी लिया उसके साथ, ठीक है, वो सिस्टम कैसा होना चाहिए। ठीक है ये? ओके, क्या इसका और इसका ले सकते हैं? नहीं। अब समझ में आया होगा, इसका और इसका नहीं ले सकते, इसका और इसका नहीं ले सकते, इसका और इसका ले सकते हैं, इसके कॉम्बिनेशन का ले सकते हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी बात करते हैं फोर्सेस पे। ठीक है, ये रब कर लेता हूं मैं। ठीक है, चलो यहां से लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, यहां स्टेप टू में इंक खत्म हो रहा है इसका। ओके, रहने देते हैं इसको। ओके,
हाँ, स्टेप 2 में क्या बात करते हैं हम? स्टेप 2 में हम बोलेंगे जो कि फोर्सेस लगने, इस सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस, इस सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेस अप्लाइंग, ठीक है, फोर्सेस अप्लाइंग। और आपको क्या करना है, जितने भी सिस्टम पे फोर्सेस लग रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको, लेकिन ध्यान रहेगा आपको, देखो फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ऐसे करके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन सब का एक्सेलरेशन एक जैसा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिस्टम पे क्या फोर्स लग रहा है, ये नीचे इसको ग्रेविटी खींच रही है mg, और अगर ये ग्राउंड पे है तो ग्राउंड इसको ऊपर नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करा रहा है। समझ में आया? ये रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड, दैट मीन्स जो आप आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ोगे, दैट मीन्स न्यूटन्स सेकंड लॉ। यहां पे ध्यान रखिएगा, देखो क्या ये जो अंदर वाले पार्टिकल्स है, क्या ये इस दीवार के साथ टकरा सकते हैं? अरे हाँ, इस बाउंड्री के साथ कोलाइड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या वो फोर्स इंक्लूड होंगे? अरे भाई साहब नहीं होंगे वो इंक्लूड, ठीक है। ये बॉडी में जो इंटरनल फोर्सेस होंगे, जो ये सिस्टम है इसमें इंटरनल फोर्सेस आप इंक्लूड नहीं करोगे। समझ में आए ये? ओके, मजा आ रहा है ना? ओके, तो मूव करते हैं आगे जाके। ओके, अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, प्यारी सी एग्जांपल। जैसे ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, ठीक है। ओके, ये यहां पे बंदा है, ठीक है, ग्राउंड पे बंदा, और इसके सिर पे कुछ है, बकेट, ठीक है। समझ में आया? इस पे कुछ लोड है, चलो ये मैं मान लेता हूं ये लोड है, इसके हेड पे एक लोड है, ठीक है। अब बताओ यहां पे कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, जो मैं यहां से बोलूंगा। देखो फोर्स, देखो बॉय ऑन अर्थ, समझ में आई? ठीक है, जो फोर्स कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं, जो बॉय है वो इस फोर्स, जो अपना फोर्स है वेट का फोर्स, वो इस ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है ना, ठीक है। और अर्थ वापस से बॉय पे फोर्स लगा रही है, दैट मींस रिएक्शन फोर्स। समझ में आया ये? ओके, ये अर्थ नहीं, मैं इसको बोलूंगा सरफेस। अभी थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि मैं सरफेस कब बोलूंगा और अर्थ कब बोलूंगा। समझ में आया ये? लेकिन इसके अलावा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ग्राउंड पे खड़े हो और जोर से लात से मार रहे हो, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग फोर्स द ग्राउंड, दैट मीन्स ये बॉय का ग्राउंड पे नहीं सरफेस पे मार रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स बॉय सरफेस पे मार रहा है, लेकिन न्यूटन क्या बोल रहे हैं, सरफेस वापस से ऊपर रिएक्शन फोर्स देगा, दैट मीन्स सरफेस भी बॉय पे उतना सेम फोर्स अप्लाई कर लेगा। दैट दूसरा देखते हैं। देखो ये जो ग्रेविटी होती है, जमीन होती है, अर्थ होती है, वो चीजों को नीचे खींचती है, दैट मीन्स बॉय, या मैं ऐसे बोलूंगा अर्थ खींच रहा है बॉय को, अर्थ खींच रहा है बॉय को, ठीक है ये। या मैं ऐसे बोलूंगा बॉय लैंड को खींच रहा है, ठीक है। या मैं बोलूंगा ऐसे, जो लैंड है वो बॉय को, इस लड़के को खींच रही है। समझ में आया ये? ओके, मैं आगे देखता हूं। लेकिन साथ में ही ये भी इसको देगा, अरे देगा ना, ठीक है। अगर ये नीचे खींच रहा है, ये भी तो ऊपर खींचेगा। समझ में? दैट इज वाई मैं डिफरेंट चीजें बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। जो एक्चुअल में क्या होता है, जो mg होता है, w जिसको आप वेट बोल रहे हो, वो सरफेस वाला नहीं होता, वो अर्थ का होता है, ठीक है। दैट मीन्स बाय अर्थ। लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन होता है n, वो सरफेस का होता है, वो सरफेस का होता है, ठीक है। उसमें जो अंदर वाला डेप्थ वाला चीज है वो डिसाइड नहीं होता, ठीक है। ओके, तो उसके बाद देखते हैं ये सारे फोर्सेस। आप देखिए ये लोड का, देखो लोड बॉय पे है, समझ में आए? लोड जो है वो किस पे फोर्स डाल रहा है, इस लड़के पे, लेकिन लड़का भी उसको थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करता है, तो मैं बोलूंगा बॉय लोड को फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। ये तो ये वो फोर्सेस है बहुत सारे, समझ में आए? तो अब इतने सारे फोर्सेस में कौन इंक्लूड करना है वो देखते हैं, ठीक है। ओके, ये रब कर लेता हूं मैं। साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाइए,
ठीक है, कॉपी पेन उठाइए, नोट बनाते जाइए। ओके, देखिए ये भी मैं रब कर लेता हूँ थोड़ा सा। स्टेप 2 में ही हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर टेबल बना लेते हैं। देखो मैं वैसे बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम कौन कौन सा है, ठीक है ये तो, और उसके बाद फोर्स एक्सर्टेड बाय, ठीक है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है ये ओके। उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, और उस फोर्स पे डायरेक्शन क्या होगा, और उस फोर्स का नेचर क्या होगा। ऐसी टेबल बना रहा हूं बिकॉज ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये मे भी पूछा जाएगा कहीं पे आपको। ओके, उसके बाद ये बात करते हैं, पहला सिस्टम कौन लेंगे। जैसे दो ही चीजें तो हमारी थी, देखो या तो एक लड़का था, ठीक है, या तो उसके ऊपर लोड था। क्या आप इस लड़के को सिस्टम मान के ले जाओ या इस लोड को सिस्टम मान के ले जाओ, वो फोर्सेस देखते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं बॉय की, ठीक है, ये मैं हटा लेता हूं। पहले मैं बात करता हूं बॉय की। देखो ये बॉय, ये अर्थ मतलब सरफेस है। ओके, अभी देखो फोर्स एक्सर्टेड बाय इस बॉय पे अभी सिस्टम कौन है, अभी आपने डिसाइड कर लिया क्या भाई साहब, हमने मान लिया बॉय इज ए सिस्टम। दैट मीन्स कि हमने अब देखना है इस सिस्टम पे कौन कौन से फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, कौन कौन चीज इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। सबसे पहली बात, जो ये अर्थ है ये इसको नीचे खींचेगा इस बॉय को, दैट मीन्स वेट इसका, दैट मीन्स mg, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय, कौन इसको फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसको फोर्स एक्सर्ट कर रहा है सबसे पहले अर्थ। समझ में आया यहां तक, शाबाश। अर्थ एक्सर्ट कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, W इज इक्वल टू mg। अरे उतना ही होता है ना, अरे होता है ना, जो नीचे वाला फोर्स, ठीक है, वो कहां की ओर होता है, डाउन, ठीक है ये ओके। और ये चीज क्या होता है, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे इजी सा चीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका क्या नेचर है, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया यहां तक, ओके। अभी देखो ये नीचे खींच रहा है इसको, तो इसका मतलब हो गया कि ये ऊपर भी इसको धक्का देगा। समझ में आया, ये इसको ऊपर भी धक्का देगा। अभी इस बॉय पे कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, सरफेस। इस बॉय पे सरफेस भी ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं नॉर्मल रिएक्शन को, ठीक है, मोर प्रिसाइजली, ठीक है, एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, सरफेस, दैट मीन्स यहां पे लिखूंगा मैं नॉर्मल रिएक्शन, मैग्नीट्यूड n, ठीक है, कहां की ओर, अप। ओके, अब ये क्या चीज है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो ये नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये आप याद रखेंगे नजर के सामने जिगर के पास, ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है यहां तक, ओके। अब मूव करते आगे। अभी और एक चीज है, दैट मीन जो मैंने दिखाया नहीं था एक्चुअल में, वो ऊपर था लोड। ये लोड बाय साहब भी इस बॉय पे नीचे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तीसरा क्या था, बाय लोड कौन सा क्या मतलब जो लोड है वो कौन सा फोर्स इस पे लगा रहा था, चलो वो भी है नॉर्मल मान लेते हैं, या उसको हम बोलते हैं फोर्स 1, ठीक है, या कुछ मान लो, या F1 मान लो, कुछ भी। समझ में आया तक, ओके। N1 मान लो या F1 मान लो, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, ओके। ये कहां की ओर है, डाउन। ये क्या है, इसका नेचर क्या है, अरे भाई साहब ये भी तो ग्रेविटेशनल है, ओ सॉरी, दिस वुड बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, समझ में आया तक, ओके। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट। ये अभी आपको समझ में आया होगा, ये लड़का है, अगर मैंने इसको सिस्टम मान लिया, इस पे कौन कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन एक्सर्ट कर रहा है, सबसे पहले ग्रेविटी, अर्थ नीचे की ओर, उसका डाउन, ग्रेविटेशनल है वो, ठीक है। और उसके बाद
ये लोड भी इसको नीचे डाउन दबा रहा है, इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, F1 नाम दिया मैंने उसको, लेकिन रिएक्शन फोर्स मिल रहा है यहां से जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ऊपर की ओर, इसलिए मैंने लिखा अप। ठीक है, ओके। अभी बात करते हैं, अगर हमने इस बॉय को सिस्टम नहीं माना, अगर हमने उसकी जगह माना किसको सिस्टम, हमने अगर लोड को सिस्टम माना था, अगर हमने लोड को सिस्टम माना तो लोड को नीचे कौन खींच रहा है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने खाली इसको लोड को माना, ओके। लोड को नीचे भी ग्रेविटी mg खींचेगा, समझ में आया ये, ठीक है। सबसे नीचे कौन खींचेगा उसको, अर्थ, ओके। हाँ जी, अर्थ नीचे खींचेगा, दैट मीन्स कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो भी W होगा, अरे होगा ना, या डिफरेंट, अगर यहाँ पे W मान लिया तो यहाँ पे W प्राइम रख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए। वैसे तो W ही होगा। ये कहाँ की ओर है, नीचे की ओर, डाउन, क्या होगा वो, ग्रेविटेशनल होगा, अरे होगा ना ग्रेविटेशनल। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या है, ये लड़का इस लोड पे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये बॉय इस लोड पे फोर्स अप्लाई कर रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। उसको आप F नाम रख लीजिएगा, ठीक है, F1, या F1 यहाँ रख लिया तो यहाँ F1 प्राइम रखो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये ओके, ये भी लिख सकते हैं आप, या तो मैं यहाँ ऊपर की ओर लिखूंगा। ये क्या चीज़ होता है, ये ग्रेविटेशनल होता है, ठीक है। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, समझ में आया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। ये आपको समझ में आया होगा कि कौन सा फोर्स कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा ये सारा टेबल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज की ओर, दैट मीन्स तीसरा स्टेप, व्हाट वुड बी आवर थर्ड स्टेप इन दिस केस, ठीक है। ओके, जो स्टेप थर्ड है, जो स्टेप थर्ड है उसमें क्या है, करना है आपको फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या चीज होता है, कोई भी सिस्टम जो होगा, जितना भी सिस्टम बड़ा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक छोटा सा पॉइंट मास लेना है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अपनी फोर्सेस अप्लाई करने हैं। दैट मीन्स अभी के लिए यहाँ पे हम दिखाएंगे दो सिस्टम हमने लिए, एक लिया बॉय, दूसरा लिया हमने लोड। चलो बॉय पे देखते हैं सबसे पहले, बॉय पे लगने वाले सबसे पहले फोर्सेस। चलो ये मैंने मान लिया बॉय, सॉरी ये मैंने मान लिया बॉय। सबसे पहले बॉय पे लगने वाला फोर्स नीचे की ओर, दैट मीन्स W इज इक्वल टू mg, ठीक है, और ऊपर की ओर दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन, समझ में आई ये। लेकिन और एक फोर्स भी नीचे था, दैट मीन्स लोड का, इसको मैं लिखूंगा L या मैं उसको लिखूंगा F1, समझ में आया यहां तक, ठीक है। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिस्टम जो हमने बॉय को माना था सिस्टम, ठीक है। अब अगर हमने लोड को माना सिस्टम, लेट लोड इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट। जो भी फ्री बॉडी डायग्राम में सिस्टम है उस सिस्टम को आप पॉइंट ट्रीट कर लो और उसी पे लगने वाले फोर्सेस शो कर दो, वो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, आप बोलेंगे उनको फ्री बॉडी डायग्राम वो चीज होता है भाई साहब, हमने क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग टू अ बिग बॉडी, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी, ठीक है, वी नीड टू एज्यूम ए पॉइंट, ठीक है, एंड हमने क्या करना है, हमने वी हैव टू शो द फोर्सेस, ठीक है, अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। ये ओके, आगे जाते हैं। अब लोड पे देखो, लोड पे लगने वाला फोर्स नीचे W था, मैंने उसको अभी W प्राइम दिखाया था, और ऊपर लगने वाला लड़के का फोर्स, ना कि नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये अभी आप बोलोगे ये नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड भी तो उसको देगा, अरे भाई साहब यहां लोड था, यहां लड़का था, ठीक है, लड़के पे वो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो हम मान सकते हैं, लेकिन ये जो इस पे लगने वाला फोर्स था, हम इसके हाथों से वो उसको बोल रहे थे कि ये लड़का इस लोड को थोड़ा ऊपर करने की ट्राई कर रहा है। दैट मीन्स हम इसको नहीं मान रहे कि वो एक नॉर्मल रिएक्शन है, बट हम मान रहे हैं उसको कि वो एक फोर्स है जिसका हम नाम देते हैं F2। समझ में आया ये, ठीक है। ये तो समझ में आया होगा कि क्या करना है, ठीक है, ओके। जैसे मैं अब और एक चीज बात करता हूं, हाँ, स्टेप 4 में क्या करना है, चूज
चूज एक्सिस एंड राइट इक्वेशन। ये चीज समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, क्या करना है, एक्सिस को चूज करना है और इक्वेशन को लिखना है। समझ में नहीं आया ये? ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इस पे लगने वाला फोर्स यहां से होगा। ठीक है, अभी एक्सिस 3 होती है, एक्स एक्सिस, वाई, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। लेकिन आपको बचपन से आदत है, आप ऐसे एक्सिस को लिखते हो, इसको लिखते हो x और इसको y और इसको z लिखते हो, कोई मसला नहीं है। यहां से लिखो, वहां से लिखो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी बात करते हैं। देखो, अभी अगर मैं फोर्स मार रहा हूं, ये यहां से है, कोई बॉक्स है, इसको यहां से हम खींच रहे हैं। लेकिन अब अगर आपको बोला जाएगा भाई साहब एक्स एक्सिस से फोर्स बताओ मुझे, यहां से नहीं। ठीक है, वो आपको देखना है। आपको क्या करना है, एक्सिस को चूज करना है, इक्वेशन लिखना है, दैट मीन्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो बात करते हैं। इस चीज को मैं आपको 2 पॉइंट दिखाऊंगा। अब एक ट्रिक बताऊंगा इसके लिए, ट्रिक। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम फोर्सेस, अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम है, फॉर एग्जांपल फोर्स लग रहा है इस सिस्टम पे, लेकिन वो तीनों एक्सिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है और वो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, फोर्सेस इक्विलिब्रियम है, द इक्विलिब्रियम फोर्सेस आर देयर, दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, चूज एनी एक्सिस। चूज एनी एक्सिस, आप कोई भी मन मर्जी एक्सिस ले सकते हो और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप इक्वेशन लिख सकते हो। मुझे पता है समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल के बिना समझ नहीं है, क्वेश्चन अभी करेंगे तभी समझ में आएगा ये। ठीक है, और एक चीज, अगर फोर्सेस कोप्लेनर है, इफ फोर्सेस आर कोप्लेनर, तभी आप क्या करोगे, चूज टू एक्सिस, चूज टू एक्सिस, चूज टू एक्सिस। ठीक है, तभी आपको क्या करना है, 2 एक्सिस को चूज कर लेना है। ठीक है, जैसे कोप्लेनर का मतलब क्या है, अगर फोर्स लग रहे हैं और वो एक ही प्लेन में लग रहे हैं, अगर फोर्स लग रहा है और वो एक ही प्लेन में लग रहा है, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बात करूंगा, इस बॉक्स को एक रस्सी खींच रही है इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स यहां पे 2 ही एक्सिस अवेलेबल है, एक तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई। ए प्लेनर है, को प्लेनर का मतलब है एक ही प्लेन में है, ये का जो ये बोर्ड का प्लेन है। ठीक है, कुछ नोटबुक होता होगा इधर, है तो नहीं, क्या चलाऊं? ओके, मान लीजिए ये बोर्ड मान लो आप, ये जो बोर्ड है ये इसी पे फोर्स लगा हुआ है, ये एक ही प्लेन है, ये एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन होगा, ये तीसरा प्लेन होगा, लेकिन हम ये बोर्ड वाला प्लेन मान रहे हैं। अभी जो ये फोर्स है ये कोप्लेनर है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, दूसरा वाई कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट इज एब्सेंट हियर, जेड में ये फोर्स नहीं है। दैट मीन्स जितना भी फोर्स है वो एक ही प्लेन पे है, दैट इज, इसको हम बोलेंगे कोप्लेनर। जब कोप्लेनर होगा तब आपने 2 एक्सिस को चूज करना है। ऑब्वियसली कोप्लेनर जब फोर्स होगा एक ही 2 प्लेन्स पे होगा, एक ही प्लेन में होगा, एक ही प्लेन की कॉरस्पॉन्डिंग 2 ही एक्सिस होंगी। ठीक है ना ये? ओके, दैट मीन्स आपने 2 एक्सिस को चूज करना है। समझ में नहीं आया होगा, अभी हम क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको उससे क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ही होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है, ठीक है, ग्राउंड पे है, ये ग्राउंड पे है ये, और इसको एक रस्सी से खींचा जाता है। ठीक है, चलो कोई बंदा है यहां पे, ठीक है, इसको एक रस्सी से खींचा जाता है, जो ये एंगल है वो थीटा है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इसका कोई पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, इफ एक्सेलरेशन इज ए, अगर एक्सेलरेशन ए है, ठीक है, तो क्या करो, फाइंड फोर्स exerted
बाय स्ट्रिंग एंड सरफेस ऑन बॉक्स। ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है और ये स्ट्रिंग है, ठीक है। जब भी स्ट्रिंग आए तो तब क्या लगता है, टेंशन फोर्स, कहां की ओर, बाहर की ओर। समझ में आया। ये सबसे पहले क्या करना है, ट्रिक के हिसाब से आपने क्या करना है भाई साहब, हमने क्या करना है, हमने पहले सिस्टम को डिसाइड करना है। व्हाट वुड बी द सिस्टम यार, अरे भाई साहब एक ही तो चीज है, दैट मींस हमने सिस्टम अभी इसको, इस बॉक्स को लेना है। दूसरा क्या करना है, हमने फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है। फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, देखो एक तो यहाँ पे टेंशन है यहाँ की ओर, दूसरा क्या होगा, नीचे ग्रेविटी खींचेगा। जब नीचे ग्रेविटी खींचेगा तो दैट मीन्स ये सरफेस उसको ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, दैट मीन्स वो नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। तीसरा क्या चीज करना है, हमने फ्री बॉडी डायग्राम को दिखाना है और उसी को रिप्रेजेंट करना है। हम एक आंसर लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। तो इसमें क्या लिखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। ये जो ये डॉट है अभी ये क्या है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स। समझ में आया यहां तक। तो ये बॉक्स पे लगने वाला फोर्स नीचे की ओर वेट होगा W = mg। समझ में आया, अरे आ गया ना। ओके, दूसरा बात करते हैं, ये जो यहां से लगने वाला फोर्स टेंशन है और यहां से लगने वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है। समझ में आया, अरे आया ना, ठीक है, इजी चीज है ना ये। ओके, अभी बात करते हैं इस चीज पे, ठीक है। हाँ, थीटा तो यहां से है, थीटा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर क्या मैंने बताया, चूज एक्सिस एंड बात खत्म। यहां पे देखो एक्सिस क्या चूज करनी है, ये क्या है, कोप्लेनर है, ये इसी प्लेन में लगने वाले फोर्स है, एक्स लो और वाई लो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहां से एक्स एक्सिस लूंगा, एक्स एक्सिस, और यहां से वाई एक्सिस लूंगा। अभी देखो फोर्सेस क्या है, फोर्स आइडेंटिफाई हो गए, ठीक है, आइडेंटिफाई फोर्सेस हो गए। देखो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ W। एक्स एक्सिस कहां से, यहां से, ये वाली होगी एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया वाई एक्सिस। W कहां से है, नीचे की ओर, दैट मीन्स वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, लेकिन यहां से नहीं है। क्या W का कंपोनेंट कोई यहां से है, अरे नहीं है, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, क्या इसका नॉर्मल रिएक्शन का कोई कंपोनेंट एक्स एक्सिस से है, अरे नहीं है, वो 0 है। लेकिन क्या इस टेंशन का कोई कंपोनेंट यहां से है, हाँ है, कंपोनेंट ऑफ T एक्स एक्सिस से है, हाँ। जो अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट T cos थीटा हो गया। समझ में आया कैसे है T cos थीटा, नहीं आया समझ में, अभी थोड़ा सा टाइम दो, गैप निकाल के मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि ये वाला कंपोनेंट, वाई दिस कंपोनेंट इज T cos थीटा एंड वाई दिस कंपोनेंट इज T sin थीटा, ठीक है। ओके, अभी आपको ये फोर्स है, खींचने वाला फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स फिर टेंशन होता है। समझ में आए, ओके। हाँ, ये यहां पे टेंशन है, ठीक है। F इज इक्वल तो F cos थीटा, सॉरी F cos थीटा, जो टेंशन का कंपोनेंट है यहां की ओर वो है F cos थीटा। एक्चुअल में अगर मैंने ये टेंशन मान लिया तो अगर यहां से F था, ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा था। समझ में आया यहां तक। तो देखो T इज इक्वल टू F cos थीटा, या तो मैं अगर F निकालना है मुझे, ठीक है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, क्या लिख सकता हूं, या ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये नीचे आ जाएगा, या तो मैं इसको यहां T cos थीटा भी लिख सकता हूं, कोई मसला नहीं है, या ऐसे भी लिखो आप, देखो, या ऐसे लिखो, कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्स एक्सिस से, इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यहां है, T cos थीटा। समझ में आया ये, तो यहां T रहा यहीं पे और F डिवाइडेड बाय cos थीटा मैंने यहां ले आया। समझ में आया ये, ठीक है। अभी देखो व्हाट इज द टेंशन हियर, फोर्स क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन कहां से, एक्स एक्सिस से, डिवाइडेड बाय cos थीटा। दिस इज द टेंशन, ठीक है। ये टेंशन है जो किस पे लग रहा है, इस बॉक्स पे,
है ना, इजी सवाल। अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये टी कॉस थीटा वगैरह क्या चीज आता है, ठीक है। अभी देखो कंपोनेंट ऑफ W इज इक्वल टू, क्या W का कोई कंपोनेंट है, व्हाट इज W हियर, mg। ये कहां से है, नीचे की ओर। अगर ऊपर पॉजिटिव मान लिया तो नीचे नेगेटिव मानना है, तो इस W का कंपोनेंट नीचे की ओर है, हाँ है mg, ठीक है। या आप लिख सकते हो -W या -W भी लिख सकते हो, हाँ ओके। क्या कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। क्या नॉर्मल का कोई कंपोनेंट y एक्सिस में है, अरे ये तो सारा y एक्सिस में ही तो डिस्ट्रीब्यूट है, दैट मीन्स ये है, यस नॉर्मल इज अपवर्ड्स एंड पॉजिटिव आएगा ये, ठीक है। क्या कंपोनेंट ऑफ फोर्स, क्या इस फोर्स का कंपोनेंट यहां से है कोई, अरे हाँ है ना, तो उसको हम बोलते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। समझ में आया यहां तक, ओके। अभी यहां पे ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉडी है ये कहां से एक्सेलरेट कर रहा है, ये जो बॉडी है ये कहां से एक्सेलरेट कर रहा है, बताओ मुझे। ये एक्सेलरेट कर रहा है यहां से, क्या एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है, क्या एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है, नहीं है। बॉडी कहां मूव कर रही है, एक्स एक्सिस की ओर, वाई डायरेक्शन में, क्या ये ऊपर उड़ के जा रहा है, नहीं, दैट मीन्स जो एक्सेलरेशन है अलोंग वाई एक्सिस इज 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जो एफ नेट है वो 0 होगा इफ बॉडी रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड। अगर बॉडी अनएक्सेलरेटेड है तो जो सारा फोर्स है, नेट फोर्स, दैट मीन्स वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड या वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस अप्लाइंग, ठीक है, वो 0 होगा। दैट मीन्स जितने भी इस पे फोर्स लग रहे हैं वाई डायरेक्शन में, वो उनको आप 0 मान दो, ठीक है। दैट मीन्स मैं इसको इसी चीज से ऐसे लिखूंगा, एफ नेट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल, दैट मीन्स लगने वाले सारे फोर्स, सबसे पहले कौन लगने वाला फोर्स, W, दैट मीन्स नीचे की ओर, माइनस mg, ठीक है। या आप ऐसे -W भी लिख सकते हो, जो ही मैंने W का जिक्र किया, दैट मीन्स ये वेट है, वेट का मतलब mg नीचे की ओर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, जो ये W नीचे की ओर था और नॉर्मल ऊपर की ओर, उसको मैंने प्लस कर दिया, और उसके बाद टी साइन थीटा भी ऊपर की ओर है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, ओके। अभी आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो इससे, एक तो सरफेस ऑन बॉक्स, ठीक है, निकाल सकते हो ना नॉर्मल का रिएक्शन, ठीक है ना, ये इजी है ये। तो नॉर्मल वुड बी इक्वल टू, ये माइनस वहां जाएगा, प्लस W माइनस टी साइन थीटा। समझ में आइए, ये क्या है, टेंशन का फोर्स जो इस बॉक्स पे लग रहा है, और ये क्या है, नॉर्मल का रिएक्शन जो ऊपर की ओर इस बॉक्स पे लग रहा है। दैट मीन्स इस बॉक्स पे और नीचे W लगेगा, यहां से टेंशन लगेगा और यहां से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। समझ में आया होगा, कॉपी कर लीजिएगा ये। मैं आपको इसके बाद छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप कैसे डिसाइड करते हो ये टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा कंपोनेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम। जैसे ध्यान देंगे आप, जैसे मैं बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रायंगल है, चलो इसको ABC, यहां पे थीटा है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा, ये बेस बनेगा, दिस वुड बी बेस एंड दिस वुड बी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। यहां पे परपेंडिकुलर बताओ, परपेंडिकुलर वुड बी इक्वल टू BC, हाइपोटेन्यूज बताओ AC। समझ में आया ये। अभी देखो, क्या मैं इस BC को लिख सकता हूं मैं यहां पे AC साइन थीटा, अरे लिख सकता हूं मैं। अभी इस चीज को अब मैं इस चीज को मानूंगा फोर्स, अब मैं इस चीज को मानूंगा फोर्स, ठीक है। अब अगर मैंने इस चीज को फोर्स मान लिया, ठीक है, इस चीज को मैंने, ये हटा देता हूं मैं सारे, इस चीज को मैंने यहां से फोर्स मान लिया, ठीक है। अभी तक यहां था BC, ये चीज यहां, दैट मीन्स ये वाला कंपोनेंट है, ये इसके और साइन थीटा का मल्टीप्लाई होता है। जो ये वाला कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये तो एक हाइपोटेन्यूज और साइन थीटा का मल्टीप्लाई होता है। वही तो लिखते थे ना हम, जो ये वाला कंपोनेंट होता था T, जो F इज इक्वल टू T साइन थीटा। और अगर हमने कॉस थीटा देखना है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है,
बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस क्या हो गया यहाँ पे, बेस हो गया ये, अगर मैंने इसको ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, दैट मीन्स ए बी डिवाइडेड बाई ए, यहाँ में मान लिया था सी, ए सी। अगर मैंने ए सी ए बी को पता करना है, ए बी वुड बी इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। अगर आपने ये कंपोनेंट पता करना है वो कितना होता है, ये हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा। अब अगर आपको ये कंपोनेंट पता करना है वो कितना होता है, हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। ऐसे पता चल गया होगा आपको कि हाउ दिस इज मेंशनड हियर। ठीक है, कि ये साइन थीटा कब आता है और कॉस थीटा कब आता है। परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो साइन थीटा होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो भाई साहब, ठीक है, ये जो होगा क्या बोलते हैं इसको, कॉस थीटा कंपोनेंट। ठीक है, ओके, रब कर लेते हैं। और एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं मैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है जिसका वेट 10 ग्राम्स है, 10 ग्राम्स है, ओके, और इस पे यहां से एक रस्सी खींच रही है इसको 72 न्यूटन फोर्स से। ठीक है, किस एंगल पे, लेट वो एंगल 60 डिग्री है, मान लिया मैंने वो 60 डिग्री एंगल है। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑब्वियसली वो एक्सेलरेशन जो भी होगा वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज वाई डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ नहीं होता। समझ में आया यहां तक। ठीक है, इसका सीधा सा आंसर देखो, अभी आपको पता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, कर सकते हो, अरे कर सकते हो। यहां की ओर, यहां आपने कौन सा एक्सेलरेशन निकालना है, एक्स एक्सिस वाला एक्सेलरेशन निकालना है आपने। ठीक है, अगर आपने एक्स एक्सिस वाला एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स कौन भी होगा, एफ एक्स कंपोनेंट होगा। ये यहां पे समझ में आया होगा कि क्या कंपोनेंट की बात मैं कर रहा हूं, हमने कब कंपोनेंट वाइज लेना चाहिए। दैट मीन्स एफ एक्स क्या है, देखो अगर ये साइन 72 है, एफ एक्स कंपोनेंट ये है एफ, ये इसका वाई कंपोनेंट होगा एफ वाई, और ये इसका एफ एक्स कंपोनेंट होगा। अरे होगा ना, अगर देखो अगर ये एफ है तो ये वाला कंपोनेंट इसका एफ एक्स कंपोनेंट होता है, ये वाला इसका एफ वाई कंपोनेंट होता है। अगर ये एफ वाई है तो ये भी तो एफ वाई होगा ना। ठीक है, इसलिए मैंने इसको शिफ्ट करके यहां ले लिया था। समझ में आया यहां तक, ओके। एफ एक्स कंपोनेंट, एफ एक्स कितना होता है, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम। समझ में आया यहां तक, ओके। अभी देखो एफ कितना है 72, अरे है ना 72, कॉस थीटा कितना है, फोर्स है 72 जो लिखा हुआ था, तो कॉस थीटा वो है कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय मास वो है 10 ग्राम। ओके, अभी बात कर लीजिएगा 72 इंटू कॉस 60, ठीक है, वो कितना आता है 1/2 और नीचे 10। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, दैट मीन्स 18 डिवाइडेड बाई 5 वुड बी योर एक्सेलरेशन। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज ये यहाँ पे डाइन में सीजीएस यूनिट्स में है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी एक क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है एक आईआईटी के एग्जाम में आया हुआ है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत पुराने ज़माने में आया हुआ है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, एक शिप है जिसका वजन है, मास है, आंसर लिखते हैं, मास कितना है 3 × 10⁻7 kg। इतना बहुत भारी शिप होता है। जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज पुल्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ, कैन बी पुल्ड थ्रू, उसको खींचा गया है कितने डिस्टेंस से, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय s, उसको 3 मीटर डिस्टेंस से खींचा गया है बाय अ फोर्स ऑफ, कितना फोर्स उस पे लग रहा है 5 × 10⁴ न्यूटन। भाई साहब बताओ स्पीड अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो दैट मीन्स ऑब्वियसली ये v फाइनल की बात कर रहा है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है। कहाँ से निकलेगा, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको हथियार चाहिए, दैट मीन्स v इज इक्वल टू u प्लस at। एक तो ये हथियार, दूसरा क्या चीज होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। देखो
अगर आप ये लोगे, इसमें ये तो पता है, ये भी नहीं पता है, टी टाइम भी नहीं पता, दैट मीन्स आप इसको नहीं ले सकते। दो चीजें नहीं पता है आपको। यहां जाओ, ये नहीं पता लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम नहीं पता। ये जाओ, ये पता, ये 0 है, एक्सेलरेशन पता नहीं पता लेकिन स्पीड आपने पता है। दैट मीन्स ये कुछ लग रहा है कि भाई साहब ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, आपका एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन भाई साहब उस एक्सेलरेशन को तो हम निकाल सकते हैं ना। अरे बोलो बोलो कैसे? मैं बोलूंगा वी नो एक्सेलरेशन किसके बराबर? फोर्स अपॉन मास। अरे है ना, फोर्स कितना है? वो है 5 × 10⁴ न्यूटन। मास कितना है? 3 × 10⁻7। वो कितना आएगा? 5/3 × 10⁴। ये नीचे वाला ऊपर जाएगा माइनस में, इसको मैं लिखूंगा 10⁻³ समझ में आई? ये निकला हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ v² - u² = 2as। ये भाई साहब 0 है बिकॉज u = 0। इसको लिखना या ना लिखना एक बात, समझ में आया ये? ओके, अब ये देखो v² = 2, a कितना आया? 5/3 × 10⁻³ और s कितना है? s है हमारा 3, ऑलरेडी 3 मीटर जो यहाँ पे था। ये 3 और ये 3 गया तो मैं यहाँ इसको रब कर लेता हूँ। दैट मीन ये और 2 5 = 10, ये आएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 5 = 10। ये जो नीचे 10 -3 है ये नीचे जाएगा +3। ये एक पावर है, ये एक गया यहाँ के 3 से, यहाँ बचे 1/10⁻²। दैट मीन्स प्रॉब्लम हो गया इसको। मास सही से लिया हुआ था क्या? सही ही था। हाँ सही है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो अभी v कितना आया? v = ये 1/10² आया, तो दैट मीन्स v² जो स्क्वायर है वहाँ रूट जाएगा 1/√10 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट गया 1/10 मीटर/सेकंड। ये है इसका वेलोसिटी। आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कैसी चीजें वर्क कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं मूव आगे जाके, मतलब और एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको समझ में आ चुका होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके देखो मैं बात करता हूँ, एक प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल दे दीजिए इस पेन को। एक बलून है, इंपॉर्टेंट है, आईआईटी लेवल के क्वेश्चन है ये। दैट मीन्स जो आपसे पूछे जाएंगे ना आने वाले एग्जाम्स में। ऐसा में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ चुका होगा अभी तक, या आ चुके होंगे ऐसे क्वेश्चंस भी, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। एक बलून है, मटका नहीं बलून है ये। ठीक है, इसमें हवा है, 5 ग्राम का हवा भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। द एयर इज, ऐसा लैंग्वेज होगा कि द एयर 5 ग्राम ऑफ एयर इज फ्लेड इन दिस बलून। ठीक है, और अचानक से इसमें आपने प्रिक कर दिया आपने, और उससे एयर भागने लगा। और जो एयर का वेलोसिटी है वो हम मान लेते हैं, चलो मैं भी वो 5 सेंटीमीटर/सेकंड मान लेता हूं। 5 सेंटीमीटर वेलोसिटी है उसका। ये भी क्या वेलोसिटी है? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, ये और क्या होगा? ये श्रिंक होता जाएगा, ऐसे हवा निकलेगा, बलून जैसे आप दिख रहे हो, हवा निकल रहा है तो बलून श्रिंक होता जाता है। ठीक है, आप बताओ, ये सपोज इन टाइम t = 2.5 सेकेंड्स में इसमें सारा हवा फुस, ठीक है, निकल चुका है। ठीक है, आप बताओ इसमें लगने वाला, इसमें कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो देखते हैं। देखो आप फोर्स कैलकुलेट करो, आप इस पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करो। अभी फोर्स इस पे डिफरेंट काइंड के होंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा आप एक एवरेज फोर्स इस पे अप्लाई कर लो। ठीक है, मैं बोलूंगा आंसर में F = dp/dt, लेकिन यहां मोमेंटम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं d/dt mv। अभी तक मैं क्या करता था,
m बाहर निकलता था, dv/dt लिख सकता था। अरे लिख सकता था, यहां ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। जिस लम्हे में आपने ऐसा कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसा लिखना नहीं है, बिकॉज यहां पे मास वेरिएबल है, वेलोसिटी नहीं है। यहां पे मैंने लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल 0 आएगा, तो आपने वो उसका डिफरेंशियल नहीं लेना है, तो आपने उसी को कांस्टेंट ट्रीट करके बाहर निकाल दो, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो मास यहां पे कांस्टेंट है? अरे नहीं है कांस्टेंट। लेट इसका मास मे बी 5 ग्राम है, लेकिन इसमें 5 ग्राम जब थोड़ा सा निकलेगा फिर 5 ग्राम इसमें मास नहीं रहेगा, और हवा निकलेगा 5 ग्राम से ये कमता 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 0 तक जाएगा। दैट मीन्स इसका मास वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पकड़ लीजिएगा इसको। देखो, हाँ बात करते हैं इंप्लाइज इज इक्वल, हाँ वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी इज 5 इंटू व्हाट इज डीएम हियर? डीएम है मास, मास कितना है? 5, और टाइम कितना है dt? वो बताओ, वो लिखा हुआ है यहां पे t 2.5, ठीक है। 5 और 25, या ऐसे कर लो 2.5 1 2.2 होगा ना, 5 2 10। ये इस पे लगने वाला फोर्स है, दैट मीन्स 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं, डाइन होगा, ठीक है। मैं आपको एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा। आपके ऑप्शंस में ऐसे आंसर्स होंगे 10 डाइन, ठीक है, 10 न्यूटन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 10 मीटर पर सेकेंड। आप आंसर क्या क्लिक करोगे? आपको ऑब्वियसली पता ये चल रहा है या तो 10 न्यूटन होगा, आप क्लिक कर दोगे 10 न्यूटन पे, बिकॉज न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, आप उसी पे क्लिक कर लोगे। लेकिन यहां आप देखिए वेलोसिटी दिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, और सेंटीमीटर में जो ही दिया गया होता है, अपने एसआई सिस्टम में से अपने आप को खींच के लाना है। कहां ले जाना है? आपने लेना है खुद को सीजीएस में। सीजीएस में क्या आएगा इसका यूनिट? डाइन, दैट इज वाई यहां पे डाइन आएगा, ठीक है ये। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दैट मीन्स अभी हमने पढ़ना है इंपल्स क्या चीज होता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको मैं रैप कर लेता हूं। तो अभी क्वेश्चन हो गया, मैं नया इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, दैट मीन्स इंपल्स में, ठीक है। इंपल्स के रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है, इंपल्स। व्हाट इज इंपल्स, ठीक है। थप्पड़ मारते हो, इंपल्स। जैसे आपने कभी कभार जो हैंकी होती है उसको आप रोल करते हो, किसी को ऐसे करके मारते हो, ठीक है ना, ये दैट मीन्स वो चीज़ इंपल्स होता है, ठीक है। मैं आपको ऐसे थोड़ा डेमो दे देता हूँ, ठीक है। ये सपोज एक आप ऐसे इसको रोल कर लेते हो, फिर आप ऐसे करके मारते हो, ठीक है। छोटे से टाइम पे जो लगने वाला फोर्स होता है उसको आप बोलते हो इंपल्स। दैट मीन्स, या शॉर्ट में थप्पड़, ठीक है। किसी को थप्पड़ मार दिया, छोटे से टाइम के लिए आप उसको फोर्स मारते हो, दैट मीन्स इंपल्स, ठीक है। दैट मीन्स मैं आपको लिखूंगा यहाँ पे शॉर्ट टाइम फोर्स। छोटा सा डेफिनेशन, शॉर्ट टाइम फोर्स इज कॉल्ड इंपल्स। समझ में आया ये? शाबाश, ठीक है। शॉर्ट टाइम फोर्स, एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, शॉर्ट में थप्पड़, ठीक है, या बैट बॉल पे लगती है, ठीक है, बॉल बैट पे लगती है, छोटे से टाइम के लिए उसका कनेक्शन होता है, या मैं ऐसे लिखूंगा बैट बॉल कनेक्शन, बैट बॉल कनेक्शन। ऐसे करने की एग्जाम्पल जो मैंने ऐसे करके ऐसे जो हैंकी से आप करते हो, ठीक है, टॉवेल से करते हो, किसी को रोल करके फिर टॉवेल को ऐसे तेजी से मारते हो, दैट मीन्स वो भी एक इंपल्स कहलाएगा, ठीक है ये। तो मैं इसका मैथमेटिकल वर्जन बोलता हूं आपको मैथमेटिकल वर्जन। व्हाट इज द मैथमेटिकल वर्जन ऑफ इट, ठीक है। जो इंपल्स होता है उसको सबसे पहले जे से डिनोट करते हैं, इंपल्स इज अ वेक्टर थिंग। एक्चुअल में ये फोर्स ही होता है, ठीक है। तो इफ फोर्स इज अ वेक्टर थिंग तो ये भी वेक्टर ही होगा। समझ में आया ये? शाबाश। तो जो ये मैथमेटिकल वर्जन में आपको ऐसे बताऊंगा, जो इंपल्स है, इंपल्स जे, इसको हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। या मैं ऐसे इसको बोलता हूं, जो इंपल्स होता है वो हो गया फोर्स इनटू टाइम।
फोर्स ही होता है, लेकिन छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो लगने वाला फोर्स होता है, जिसको एक टाइम इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, उस चीज को हम बोलते हैं इम्पल्स। ये चीज इम्पल्स है, अरे है ना, दिस इज इम्पल्स, दिस इज इम्पल्स। समझ में नहीं आएगा कैसे हो गया ये चेंज इन मोमेंटम, नहीं आया, देखो मैं आपको बताऊंगा। F इज इक्वल टू dp बाई dt है ना ये चीज, देखो F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। ये देखो, ये मैंने dt को यहां शिफ्ट कर दिया। ये व्हाट इज दिस dt, दिस इज फोर्स, दिस dt इज छोटा सा टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम, दैट मीन्स टाइम इंटरवल। ये dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम, है ना, dp चेंज इन मोमेंटम। तो वही मैंने लिखा, चेंज इन मोमेंटम इज द इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, दैट मीन्स उसी चीज को आप लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम, या चेंज इन मोमेंटम को आप लिख सकते हो फोर्स इनटू टाइम। ठीक है ये, ओके समझ में आया ये यहाँ तक, ओके। अब मूव करते हैं आगे। तो इसी में मैं इसको ऐसे लिखूंगा नाउ, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, सारे लिखते हैं ऐसे ही, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इंप्लाइज dp इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी टी, फोर्स इंटू डी टी, ठीक है, ठीक है। और क्या करूंगा मैं यहां पे, इस पे लगने वाला फोर्स मैंने मान लिया वो एक एवरेज फोर्स होगा, ठीक है। मैं मानूंगा लेट एफ इज इक्वल टू एफ एवरेज, लगने वाला फोर्स एफ एवरेज होगा, दैट मीन्स आप लिख सकते हो dp इज इक्वल टू एफ एवरेज और dt। समझ में आया तक? अभी इंटीग्रेशन कर लो दोनों साइड से, डू इंटीग्रेशन, ठीक है, डू इंटीग्रेशन, ओके। तो मैं ऊपर रब कर लेता हूं, ओके। अभी देखो यहां बात कर रहे हैं, दैट मीन्स dp, समझ में आया ये, और इज इक्वल ये चीज, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जो ये dp है ना, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है ये, ठीक है। ये उसका इंटीग्रल भी चेंज ही तो देगा ना वो चीज, ये आप j लिख सकते हो, ये आप j लिख सकते, जो अभी मैंने दिखाया था, चेंज इन मोमेंटम इज एक्चुअली द, जो हम पढ़ रहे हैं इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम इज एक्चुअली द इंपल्स। इसको मैं लिख सकता हूं j इज इक्वल ये चीज का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल एफ एवरेज dt। टाइम इंटरवल कोई पर्टिकुलर होगा t1 से लेके t2 तक, अरे होगा ना, ठीक है। ये इस चीज को हम j बोलते हैं, इंप्लाइज j वुड बी इक्वल टू एफ एवरेज, तो कांस्टेंट होगा तो वो बाहर निकलेगा, दैट मीन्स इंटीग्रल किसको करना है, टाइम को। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, नहीं आता तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। जो इंटीग्रल है वो कहां से करना है, फाइनल से लेके इनिशियल तक, दैट मीन्स t1 से लेके t2 तक, इंप्लाइज j वुड बी इक्वल टू एफ एवरेज। इंटीग्रल कैसे करना होता है, ये d ये इसके साथ कट जाएगा, दैट मीन्स वहां बचा खाली टाइम, कहां से कहां तक, t1 से लेके t2 तक, इंप्लाइज j वुड बी इक्वल टू एफ एवरेज। अगर भूल रहा हूं कहीं जगह तो लिख लीजिएगा इसको ऐसे ऊपर वेक्टर डिनोशन, ठीक है। एफ एवरेज जो लिमिट्स देने होते हैं, लिमिट्स जो देने होते हैं वो फाइनल माइनस इनिशियल, अपर माइनस लोअर, दैट मीन्स मैं इसको लिखूंगा t2 माइनस t1, दैट मीन्स जो j है उसको मैं लिखूंगा एफ एवरेज इंटू टाइम इंटरवल, बिकॉज फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, चेंज इन टाइम वही इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इस चीज से ये हो गया। दैट मीन्स जो इंपल्स है वो है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, एवरेज फोर्स एंड टाइम इंटरवल, दैट मीन्स दैट इज इंपल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एवरेज एंड टाइम इंटरवल।
समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ये इसी चीज का ये तो हो गया, आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं इसके यूनिट्स के रिलेटेड, यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखो ये अभी आप ये चीज है, ठीक है, दिस इज इम्पल्स। यूनिट्स, इसका क्या यूनिट होगा? क्या इसका वही यूनिट होगा अगर ये फोर्स है? क्या ये उसका वही यूनिट होगा जो फोर्स का होगा? फोर्स का यूनिट यहां से लिख लेता हूं मैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। इसी को मैं बोलता था न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड को पर सेकंड स्क्वायर। क्या इसका यूनिट भी यही होगा न्यूटन? चेक करते हैं। जैसे J इज इक्वल टू दिस थिंग, फोर्स एवरेज, फोर्स का यहाँ पे फोर्स एवरेज है, फोर्स का क्या होगा? केजी मीटर बाई सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम, टाइम का क्या है? सेकंड, ये 1 सेकंड से 1 सेकंड गया, दैट मीन्स जो इम्पल्स का यूनिट है वो है केजी मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हो गया बाई डायमेंशनल फॉर्मूला, इम्पल्स और जो फोर्स है वो सेम चीज नहीं है, बस बोलने के लिहाज से वो सेम चीज है, यूनिट्स उनके अलग अलग है। ठीक है, जरा आप उनका डायमेंशन चेक करते हैं। डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, मास, लेंथ और टाइम पे यहां देखो, केजी की जगह क्या आएगा? मास, अरे आएगा ना मास m1, मीटर की जगह आएगा लेंथ l1 और नीचे टाइम t1, और इसी चीज को मैं लिखूंगा m1 l1 और t प्लस है नीचे तो ऊपर जाएगा -1 tl-1, t m1 l1 t-1। अगर इसका देखेंगे आप फोर्स का, वो कितना है? केजी की जगह m1, इस मीटर की जगह l1 और स्क्वायर की जगह यहाँ t-2। यहाँ डिफरेंस देखिए, यहाँ t-1 है, यहाँ t-2 है। कभी भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आपके क्वेश्चन में मेनली जो नीट का एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है ये। चलो और एक टॉपिक है छोटा सा, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ओके, कॉपी कर लीजिएगा ये सारा। मैथमेटिक्स करने में मजा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, आप खुद से कर सकते हो ये चीजें, बस हाथों का खेल है और कुछ नहीं। मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम, थ्योरम है कि थ्योरम है, चलो लिख लेता हूँ, जो होगा फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो क्या चीज कहती है? तो मैथमेटिकल वर्जन देखो, F इज इक्वल टू dp/dt, आपको पता है? अरे है ना पता? ठीक है, अब देखो इंप्लाइज F dt इज इक्वल टू dp है चीज। ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, डू इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रल से ऐसे एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी इंटीग्रल। ठीक है, कहां से कहां तक? सपोज मोमेंटम P1 से लेके P2 तक। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया इस चीज को हम बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं J, बोलते हैं ना, व्हाट इज दिस J? दैट मीन्स मोमेंटम। मैं यहां लिख लेता हूं, मैंने J को क्या बोला? J इज एक्चुअली फोर्स एवरेज इनटू ये dt, ऐसे था ना वो पहले करके। ठीक है, अब मैंने इस फोर्स एवरेज को, एक्चुअल में वो फोर्स एवरेज यहां ही था, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये अभी मैंने एक फॉर्मूला वो निकाला था। ठीक है, या मैंने इसी को ऐसे करके लिखा था, J इज इक्वल टू एफ एवरेज और डेल्टा टी। तो जो ये यहाँ पे एफ एवरेज है, यहाँ मैं ये कांस्टेंट मान के यहाँ बाहर कर सकता था। ठीक है, और फिर इस चीज का इंटीग्रेशन वो तो डेल्टा टी आ रहा था, तो मैं इस चीज को भी ये एक मान फॉर्मूला लेके आया था। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस एफ डॉट डी टी के इंटीग्रल को मैंने यहाँ पे जे मान लिया। अब यहाँ पे देखो, ये डी और ये गया, वहां पे बचा पी, और p का लिमिट कहां से कहां तक? P1 से लेके P2 तक। याद रहिएगा कि जो इंटीग्रल और डिफरेंशियल है वो हमेशा कटता है। दैट मीन ये बोलता है आपको कि पहले आप छोटे 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 टुकड़े कर दो, फिर उन्हीं टुकड़ों को वापस जोड़ दो। अरे भाई साहब, वही तो चीज़ हो गया ना, पहले जोड़ काट दो फिर छोड़ वापस से जोड़ दो, कुछ करना ही नहीं है। वापस से जो ये चीज़ है वो वापस का वापस वही आएगा। कहाँ से कहाँ तक? P1 से P2 तक आपको जोड़ना और काटना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं लिखूंगा J इज इक्वल टू, कहाँ के जब ऐसा किस्सा होता है तो अपर माइनस
above माइनस बिलो, दैट मीन्स P2 माइनस P1, दैट मीन्स जो मोमेंटम है, सॉरी दैट मीन्स जो इम्पल्स है, इम्पल्स इज इक्वल टू डिफरेंस इन मोमेंटम। अभी आपने और एक फॉर्मूला ऐड कर दिया, J इज इक्वल टू P2 माइनस P1, और इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं मोमेंटम और इम्पल्स का एक रिलेशन। ठीक है, मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम, बात खत्म। ठीक है, अभी बात करते हैं इम्पल्स पे, सॉरी आई मीन से अभी बात करते हैं हम एप्लीकेशंस पे, एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स। देखो एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स, ठीक है, अभी मैं बात करता हूं। एज हमें पता है F जो होता है, सॉरी जो J होता है वो है हमारा बराबर फोर्स इंटू टाइम, है ना, फोर्स इंटू टाइम। दैट मीन्स मैं इसको और एक चीज, अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, उस पर फोर्स F1 एक्ट हो रहा है और उस पर फोर्स F2 एक्ट हो रहा है, ठीक है, और क्या करना है, दोनों फोर्सेस से हमने इस पे सेम इंपल्स क्रिएट करना है। ठीक है, तो सपोज ये T1 टाइम के लिए फोर्स है और ये T2 टाइम के लिए इस पे एक्ट हो रहा है। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यहाँ का मोमेंटम जो इंपल्स है वो आएगा F1 T1 और यहाँ का आएगा F2 T2। ठीक है, मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ इंप्लाइज ऐसे लिखते हैं, यहाँ का देखो, अगर मैंने इनको कंपेयर करना है, जो ही कंपैरिजन का बात आता है, दैट मीन्स यू हैव टू टेक रेशियो, तो मैं लिखूंगा यहाँ का रेशियो वहाँ के साथ, J डिवाइडेड बाई J इज इक्वल टू F1 T1 डिवाइडेड बाई F2 T2, ये से ये J गया, ये जाएगा यहाँ, तो मैं F2 को यहाँ ले जाऊंगा, F और T को शॉर्ट में अलग कर लेता हूँ, F2 डिवाइडेड बाई F1 वुड बी इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। ये आया आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन, जब आपको सेम मोमेंटम सेम इंपल्स चाहिए लेकिन डिफरेंट फोर्सेस होंगे। ठीक है, ओके, दैट मीन्स यहाँ पे F1 इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम था वो यहाँ आ गया, दैट मीन्स फोर्स और टाइम का इनवर्स रिलेशन आ गया, दैट मीन्स इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन यहाँ पे, ठीक है, ये तो मैं इसी चीज को यहाँ लिखता हूँ, दैट मीन्स force is inversely proportional to time, that means force is inversely proportional to time। जो ही इनवर्स रिलेशन आता है उसका मतलब है अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, अगर टाइम ज़्यादा होएगा तो फोर्स वुड बी लेस, दैट मीन्स अगर तुम ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो तुम हर्ट कम हो जाओगे। ठीक है ना, ये दैट मीन्स टाइम जो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, दैट मीन्स टाइम ज़्यादा तो फोर्स कम लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स कम लग रहा है, दैट मीन्स आप पे इम्पल्स कम लग रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट में ऐसे, इसीलिए जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या है, कैचिंग ए बॉल, कैचिंग ए बॉल वी टुक आवर हैंड्स बैक। ठीक है ना, कर रहे हैं ना, जो ही हमने कैच पकड़ना होता है हम अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं, दैट मीन्स कि हमने ऐसी चीज़ें करनी होती है। ठीक है, बिकॉज हम अपने हाथों को हर्ट नहीं करवाना चाहिए, दैट इज़ वाई जो कैचर होता है, बॉल को कैच करने वाला प्लेयर होता है, वो कैच करने के टाइम पे अपने हाथों को पीछे ले आता है। ओके, दूसरा देखो, या ऐसे ही करके शॉकर्स जो लगे होते हैं या ट्रेन के डब्बे जो होते हैं उसमें उनके बीच में वो फोम जैसा मटीरियल लगा होता है। ठीक है, वो भी वही इम्पल्स उनको जो डैमेज होता है, अदरवाइज जो सामान होता है उनमें, या आप कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपिंग कर लेते हो फ्लिपकार्ट से अमेजोन से मोबाइल फ़ोन की, जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो बहुत सारे फोम्स के कवर में आपके पास पहुँचाया जाता है, इन ऑर्डर टू आपको वो चाहते हैं कि वो आपको प्रोवाइड करे ए डैमेजलेस प्रोडक्ट। क्यों, अगर आपने वो क्या करते हैं, वो फोम्स लगाने पे वो क्या करते हैं, उसका टाइम बढ़ाते हैं, टाइम बढ़ा तो फोर्स कम, दैट मीन्स फोर्स का मतलब इम्पल्स कम। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ये बात खत्म हो गया। इस तरीके से ये टॉपिक एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खूब पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ।